हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम। जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो सभी ने प्रैक्टिस किया होगा और आप अश्योर्ड होंगे कि इस चीज़ को जो हमने पढ़ा है वो कितनी बेटर तरीके से हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो चलो बच्चों, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मेट जीएक्स पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो बच्चों, हम आगे चलते हैं। प्रूव दैट दिस इज दिस। आ जाओ, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम क्या कॉलम और रो ऑपरेशन से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसका पोजीशन इंटरचेंज कर देता हूँ। यस सर नो। तो अगर पोजीशन इंटरचेंज करूँ तो ये क्या बन जाता है हमारे पास में एम, या बिना इंटरचेंज के भी कर सकते हो। देखो हम एक काम करते हैं बच्चों, क्या काम करते हैं, आर जो C1 है उसको मैं लिख लेता हूँ C1 माइनस C3, और जो C2 है उसे मैं लिख देता हूँ C2 माइनस C3। एक साथ दो रो ऑपरेशन और एक साथ दो कॉलम ऑपरेशन भी ऑपरेट होते हैं। एक साथ हम उन दोनों को ऑपरेट करके भी लिख सकते हैं। उससे भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो करके दिखाया ही था। जो उसने एग्जांपल दिया तो हमने उसमें भी देखा कि स्प्लिट करने के बाद दो डिटर्मिनेंट्स में वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ रिजल्ट क्या निकालते हैं, a माइनस एक्स m माइनस एम जीरो, b माइनस बी जीरो। बहुत बढ़िया। a माइनस एक्स m माइनस एम जीरो, x माइनस बी, और यहां बच गया हमारे पास x m b। मैंने आपको यह भी सिखाया था कि आप किसी भी रो और कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन ले सकते हैं। एक्सपैंड अलोंग C1। कॉलम 1 जो दिख रहा होगा बच्चों सभी को, कॉलम 1 के अबाउट अपने को एक्सपेंड करना है। इस कॉलम के अबाउट हम एक्सपेंड करेंगे। इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है वो चेक कर लेते हैं। a माइनस एक्स एलिमेंट है, करेक्ट। अब इसकी पोजीशन 1 1 है तो कोफैक्टर पॉजिटिव साइन देगा। माइनर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 इंटू बी 0 माइनस एक्स माइनस बी इंटू एम, यानी कि m इंटू एक्स माइनस बी, और ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाते हैं सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट भी 0, थर्ड एलिमेंट भी 0। तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ रहा है, 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो तो 0 होने वाला है। तो अल्टीमेटली हमारे को इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, ये आ गया माइनस का m मल्टीप्लाई बाई a माइनस एक्स, एक्स माइनस बी। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों ये बन गया x माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बी। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया। अब बच्चों हम देखते हैं आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट में ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो कि इज इक्वल टू 4 है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में 4 गिवन है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, काम कर लेते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं अबाउट फर्स्ट रो। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 टू जा 6 माइनस k, और मेरा सेकेंड एलिमेंट है जो माइनस के साथ आएगा, ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 माइनस 3 प्लस 0 इंटू, अब 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो ना, क्या ही फर्क पड़ता है बच्चों। तो यहाँ इज इक्वल टू हमारे पास में है 4 गिवन, तो ये हो जाएगा 6 माइनस k, 4 माइनस 3 इज 1, 1 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 2 इज 4, 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि 6 माइनस 2 इज 4 विच इज इक्वल टू 4। तो माइनस k की वैल्यू 0, यानी कि k हमारे पास में बेटा 0 आ रहा है। माइनस मत लगा देना, 0 न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को फंडामेंटल क्लियर है। चलो बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या दे रहा है। हमें दिया हुआ है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। आप चाहो तो इसमें रो कॉलम ऑपरेशंस भी लगा सकते हो। आप अगर रो कॉलम ऑपरेशंस नहीं लगाना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ कि विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अभी हमें क्या करना है बच्चों, हम एक काम कर लेते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस टाइम्स माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का जेड, ये बच्चों माइनस का जेड है, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस जेड इंटू 1 माइनस जेड, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, और लास्ट में हमारे पास एलिमेंट आ रहा है माइनस का वाई, एलिमेंट ही माइनस वाई है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स जेड, और ये मिल रहा है माइनस का वाई। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ
मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। माइनस जेड हो गया बच्चों प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड, और ये हो गया माइनस का एक्स वाई जेड, और ये हो गया प्लस का वाई स्क्वायर। ये कट कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हैंस प्रूव। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को क्लियर हुआ? चलो आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट क्या दे रहा है? नेक्स्ट दे रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो क्या कह रहा है वो, कि ये डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट का सम 0 है। मैं एक बार इसको रीराइट करके तुम्हारे सामने दोनों को एक साथ रख के बताता हूं कि ये क्या कह रहा है। ए पी एल बी क्यू एम सी आर एन प्लस आर एन सी क्यू एम बी पी एल ए इज इक्वल टू 0, इज इट? अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रूव करना हो विदाउट एक्सपेंशन। अब आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन एक्सपेंशन किया तो यू विल नॉट बी अवॉर्डेड। तो अब वो कह रहा है कि बिना एक्सपेंशन किए इनका सम 0 प्रूफ कर दो। तो पहले मैं देखता हूं क्या एलिमेंट्स और रो कॉलम्स के ट्रांसफॉर्मेशन से, इंटरचेंज करने से कुछ बात बन सकती है। देखते हैं। वो यहां इसको एक को हम कांस्टेंट रखेंगे, उसे कोई डिस्टरबेंस नहीं देंगे, इसको हम एज इट इज रखते हैं। हम देखते हैं कि इससे ये बन जाए नेगेटिव टाइम्स तो ये 0 हो जाएगा। देखो बच्चों, यहां है ए पी एल, क्या ये सभी बच्चों को दिख रहा है? तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको इधर ले आऊं, और या फिर हम एक काम करें, इसको इंटरचेंज कर दें आरएनसी के साथ, और फिर कुछ रो कॉलम ऑपरेशन कर दे, तो क्या हमारी बात बन पाएगी? चलो देखते हैं। ए पी एल बी क्यू एम सी आर एन प्लस, हम एक काम कर लेते हैं, इनको कर देते हैं इंटरचेंज, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी कि इस वाले डिटर्मिनेंट में C1 इज इंटरचेंज टू C3, करो इंटरचेंज। तो ये हो गया बच्चों CBA, और ये हो गया RQP, और ये तो अनचेंज्ड है तो इसको लिख देंगे NML। क्या ये फंडामेंटल सभी को क्लियर हुआ? अब हमें दिख रहा है कि P पहले है L बाद में है, तो एक बार फिर से इंटरचेंज लगा दो। देन C2 इज इंटरचेंज्ड विद C3, ठीक है। अब C2 को C3 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगा? ये तो एज इट इज बनेगा APL BQM CRN प्लस ये बन गया हमारे पास में CNR। अच्छा, एक चीज जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ, वो ये हुई है बच्चों कि जब रो या कॉलम आपस में, रो दो आपस में इंटरचेंज हो रही है, कॉलम इंटरचेंज हो रहे हैं, तो साइन माइनस का आता है। आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ बीच में माइनस आएगा। अब दोबारा इंटरचेंज कर रहे हो, दोबारा इंटरचेंज कर रहे हो तो भी साइन माइनस का आएगा, और साइन अगर माइनस का आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, C2 को C3 से इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी कि ये कॉलम इधर और ये कॉलम इधर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बन जाएगा हमारे पास में CRN BQM APL। क्या ये फंडामेंटल क्लियर हुआ बच्चों? सभी को क्लियर हुआ? तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो वो इस इंटरचेंज की वजह से जो माइनस आ रहा था वो माइनस प्लस हो गया है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक बचता है, बीच में BQM है, BQM है, इंटरचेंज किसको करना है? थर्ड रो और कॉलम को। तो रो कॉलम चेंज हो सकते हैं, वो ऑपरेशन के अंदर नहीं हो सकता। बट अगर ऑपरेशन चला रहा है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाह रहा है, R1 गोज टू R1 माइनस R2, R2 गोज टू R2 माइनस R3, तो उस केस में हम अगर रो ऑपरेशन ही कर रहे हैं तो थ्रू आउट रो ऑपरेशन ही करेंगे। क्लियर है चीज? तो हमारे पास में ये आ गया APL BQM CRN
और ये इंटरचेंज करने के बाद यहाँ आगे क्या इंटरचेंज लेंगे, यहाँ आगे इंटरचेंज लेंगे, R1 विल बी इंटरचेंज्ड विद R3। तो इंटरचेंज अगर करते हैं तो क्या बन जाता है, माइनस बाहर APL और APL के साथ APL, BQM और CRN। अब ये दो डिटर्मिनेंट सेम हो गई है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। क्या ये फंडामेंटल सभी को क्लियर हुआ? चलो बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू है अल्फा बीटा गामा डेल्टा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 डेल्टा। अब एक्सपेंशन के लिए तो मना नहीं किया ना, बट बिना एक्सपेंशन के भी प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कि अगर जैसे मान लो k टाइम्स a, k टाइम्स b, k टाइम्स c और कुछ a1 b1 c1 कुछ a2 b2 c2, ये मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको बच्चों, पढ़ाई थी ना। तो यहाँ आ जाएगा a3 b3 c3, ये डिटर्मिनेंट है। तो इसको हम क्या लिखते थे, k टाइम्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर हमने डेरिवेशन किया था, इसका लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको मान लो आप कोई डिटर्मिनेंट d और d1 और इसको मान लो d, तो हमारे पास d1 क्या हो जाएगा, d1 कैन बी रिटन एज फर्स्ट 2 टाइम्स अल्फा बीटा एंड 2 गामा 2 डेल्टा। हमने पहली रो से 2 बाहर निकाल लिया है, समझ में आया कि नहीं आया? अब हम सेकंड रो से भी 2 बाहर निकाल लेंगे, सेकंड रो से भी 2 बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा, ये क्या है, ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट डी, हाँ या ना? अगर ये डिटर्मिनेंट डी है तो हम क्या लिख सकते हैं, d1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स डी लिख सकते हैं, हाँ या ना? इज इट क्लियर? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अब d इज इक्वल टू पी क्यू आर एक्स वाई जेड एल एम एन दे रखा है, देन व्हाट इज द k टाइम्स d। k आप किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो चेक कर लेते हैं k कहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, ना तो ये रो में मल्टीप्लाई हुआ है ना कॉलम में, तो ये रॉन्ग है। हाँ ये एक रो में मल्टीप्लाई हुआ है तो दिस इज राइट, ये कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ है तो दिस इज ऑल्सो राइट, ये सबसे मल्टीप्लाई हो गया, ये गलत। तो यहाँ 2 ऑप्शन सही है, दैट इज सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, अपने जेई में मल्टी करेक्ट ऑप्शन भी आते हैं, तो ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 53 106 159 52 65 91 102 153 और 221, ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है। वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब जरा सोच समझ के क्वेश्चन करना कि ये 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट के को फैक्टर से माइनस निकाल के उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा रुक के या तो रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन करो, या फिर अगर इनमें से कोई कॉमन वैल्यू बाहर निकल रही है स्केलर तो वो निकालने की कोशिश करो। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो 53 का मल्टीपल है 106 भी और 159 भी। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अगर ऐसा है तो फर्स्ट रो में से हम 53 कॉमन निकाल के इसको लिख सकते हैं 53 टाइम्स 1 2 3। यस सर नो? समझ में आया क्या? इसी तरीके से 52 65 और 91 भी 13 का मल्टीपल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 और यहाँ आ जाएगा 4 5 7। क्लियर है? अब 102 153 और 221 भी किसी ना किसी का मल्टीपल होना चाहिए, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये 17 का मल्टीपल है, तो ये आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 6 9 एंड 13। यस सर नो? तो ये आ गई अब डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाइड मोड में। अब आप चाहो तो रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन से भी इसको प्रोसीड कर सकते हो, चाहो तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो ये बन जाएगा 17 इंटू 13 इंटू 53 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 65 माइनस 63 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 52 माइनस 42 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा हमारे पास में 52 माइनस 42 और ये हो जाएगा 36 माइनस 30। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? अब देखो इसको लिखो 17 इंटू 13 इंटू 56
मल्टीप्लाई बाय ये हो गया हमारे पास 2, ये कितना बच जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10, 2 20, और फाइनली वो कितना आ रहा है हमारे पास 6 × 3 18। अब जरा देखो 18 और 2 हो गया 20, 20 - 20 हो गया 0, तो आंसर आ गया हमारे पास में बच्चों 0। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के कह रहा है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ से x की अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या डायरेक्टली किसी रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन से इसकी वैल्यू फटाफट बन पाएगी, या बिना उसके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक्सपेंड करें तो क्या बनता है, x × 5 × 2 = 10 + 1 -2 × 2 + x × 1 2 + x -5 टाइम्स 5 - x, और ये है +0 टाइम्स समथिंग इज इक्वल टू 0। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा, ये बच गया 11x 11x - 2 टाइम्स 2 + x -25 + 5x, क्लियर है क्या, इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 11x माइनस, अब बच्चों देखो ये हो गया है 5x + x 6x 6x × 2 12x, करेक्ट है कि नहीं है? और हमें मिला 5x और x 6 6 2 12 25 और 2 23 23 माइनस का +46 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास में बच्चों माइनस का x +46 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ 46 आ गई है हमारे पास में। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? चलो बच्चों आगे आ जाओ और देखो कि ये सॉल्यूशन हमें अब क्या मिलता है अगले क्वेश्चन का। यूजिंग रो कॉलम ऑपरेशन प्रूव दैट। अब रो कॉलम ऑपरेशन यूज करना है और इसको सॉल्व करके दिखाना है कि ये क्या आंसर देने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉलम ऑपरेशन से कर लेते हैं बच्चों। तो कॉलम ऑपरेशन करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या बनता है। आ जाओ, इसमें हम कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। कॉलम ऑपरेशन यूज करके चेक करते हैं कि ये क्या बनने वाला है। तो हम लिखेंगे C1 goes to C1 - C3 एंड C2 goes to C2 - C3। एक साथ दो ऑपरेशंस, मल्टीपल ऑपरेशंस, ICU में एडमिट कर दो इसको और फटाफट सॉल्व करो। x + a - x + c इज कमिंग आउट टू बी a - c, y + a - y + c कमिंग आउट टू बी a - c, z + a z + c कमिंग आउट टू बी a - c। बहुत बढ़िया। ऐसे ही सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा b - c b - c b - c, और ये मिल जाएगा हमारे पास में थर्ड कॉलम x + c y + c z + c। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, a - c सब में से कॉमन आ रहा है, b - c सब में से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो a - c कॉमन लिया और b - c कॉमन लिया, तो अंदर एक डिटर्मिनेंट बच गई है 1 1 1 1 1 1, जिसके दो कॉलम सेम हो गए हैं। और क्या बच गया है, x + c y + c और z + c। अगर ये बच गया है तो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये दो कॉलम सेम हो गए हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी बच्चों, 0 इज इक्वल टू 0। समझे क्या? अगर ये बात सभी को समझ में आ जाती है तो फटाफट से नोट करो और आगे चलो। क्या कह रहा है आगे? वो कह रहा है कि बच्चों इन दो, मतलब इस डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड किए रो कॉलम ऑपरेशन से अपने को प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर है। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, पहले तो इसको एक्सपेंड यहाँ लिखते हैं या डायरेक्ट ही कर लेते हैं। चलो यहाँ एक काम कर लेते हैं कि हम जो थर्ड कॉलम दिख रहा होगा आप सभी को, थर्ड कॉलम में ए बी और ए सी है, बी सी और बी सी, ए बी है, सी ए और बी सी है, और यहाँ दे रखा है बी सी सी ए बी। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो इस कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे जो कॉमन निकाले जा सकते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, what I'll do, I'll take a step such that C3 goes to C3 + C2। समझे कि नहीं समझे? C3 में C2 को ऐड कर दिया और उसको रीराइट किया डिटर्मिनेंट को, तो ये हो गया 1 1 1, ये हो जाएगा BC AC और AB, और ये बन जाएगा AB + BC, BC ये वाली ऐड हो जाएगी AC में, इसके बाद लिख देता हूँ। इसके बाद ये हो जाएगा AB + BC + AC, और लास्टली आ जाएगा हमारे पास में AB + BC + AC। अब इसको 0 प्रूफ करना है बच्चों।
इसको अगर 0 प्रूफ करना है तो हम एक काम कर लेते हैं इन ये जो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं तीनों, इसको कॉमन निकालते हैं और ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, दो कॉलम सेम आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो इससे हमारे को रिजल्ट मिलेगा बी सी ए बी, और ये बन जाएगा 1 1 1। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दो कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0, हैंस प्रूफ। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? चलो आगे चलो। वो कह रहा है कि हमें डी आर दिया हुआ है, आया ना, और डी आर क्या दिया हुआ है, 2r 1n 1 - 2 3 3 2 1, यस सर नो। तो सबसे पहले उसके बाद वो कह रहा है कि समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 से लेके n डी आर निकालो। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग समझो पहले, r इज इक्वल टू 1 से लेके n डी आर क्या मतलब क्या होगा, r की वैल्यू 1 रखो तो d1 आ गया, 2 रखेंगे तो d2 आ गया, d3 आ गया, d4 आ गया, d5 आ गया। और ये कब तक सम करना है, जब तक कि आप n पुट नहीं कर लेते हैं, समझे कि नहीं समझे? r की जगह 1 2 3 पुट करना है, या केवल राइट साइड ही नहीं, लेफ्ट साइड ही नहीं, राइट साइड भी करना है बच्चों। तो यहाँ d1 क्या हो जाएगा, d1 हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो 2 1 n 1 - 2 3 3 2 1। सेकेंड डिटर्मिनेंट हमारी क्या बनने वाली है, वो बनने वाली है 2 2 4 1 3 4 1 n 1 - 2 3 3 2 1 एंड सो ऑन। और ये क्या बनने वाली है हमारे पास में, डिटर्मिनेंट 6 1 n 1 - 2 3 3 2 1। और ये कब तक चलता जाएगा समेशन, ये समेशन चलता जाएगा लास्ट तक, जब तक कि आप n पुट नहीं कर देते, यानी कि 2n 1 n 1 - 2 3 3 2 1 एंड सो ऑन। ये हो गई आपकी डिटर्मिनेंट। अब हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर कोई भी दो रोज या कॉलम सेम है और बाकी हम अगर ऐड डिफरेंट हैं तो हम उन सबको ऐड कर सकते हैं, बट या एट ए टाइम एक ही रो या कॉलम पे ये चीज ऑपरेट होगी, सब पे एक साथ नहीं होगी। अगर बहुत सारी डिटर्मिनेंट सम के फॉर्म में लिखी हुई है तो उनमें कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सभी में सेम होगा, तभी ये डायरेक्टली फर्स्ट रो सब ऐड हो जाएंगी। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये रिजल्ट बच्चों बन जाएगा, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा क्या, 2 + 4 + 6 से लेके n तक का सम। नेक्स्ट एलिमेंट है 1 + 1 + 1, कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स, और ये n भी n टाइम्स ऐड हो रहा है, होल डिवाइडेड बाय 1 3 - 2 2 और 3 and 1। क्या ये फंडामेंटल सभी को समझ में आया? अगर सभी को समझ में आया तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक लगा देता हूँ अब यहाँ पे। ये है AP का सम, यस और नो, ये दोनों सेम है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जो दोनों सेम है वो तो एज इट इज लिख देता हूँ, 1 - 2 3 1 - 2 3 और 3 2 1 3 2 1, यस और नो, अंडरस्टूड है क्या? और 1 1 1 कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है सर, और ये n भी कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स, तो ये n स्क्वायर हो गया सर। n कितने टाइम्स आ रहा है बच्चों, n टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स अपने समेशन किया है। और ये है AP जिसमें हमें n टर्म्स दी हुई हैं, और हम इसको लिख सकते हैं AP के अंदर, यहाँ अलग से लिख दो 2 + 6 के AP, यानी कि 2n दिया हुआ है, नॉट n, इट इज 2n, तो ये 2n दिया हुआ है, आया ना। लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म और टोटल टर्म्स है n, तो समेशन लगा दो n/2 लास्ट प्लस फर्स्ट, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करो और रिजल्ट आ गया हमारे पास n × n + 1। ये हमने यहाँ लिख दिया, दैट इज n² + n। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है क्या? सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास में n² + n मल्टीप्लाई बाय -2 × 1 दैट इज -2, 2 × 3 दैट इज -6, minus n times 1 × 1 that is 1, 3 3 9 -9,
एंड फाइनली द एन स्क्वायर विल बी देयर, और इसका माइनर क्या आ रहा है हमारे पास में, 2 बन जाए 2, और ये बन जाएगा -2 × 3 दैट इज +6, और रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस। यस और नो? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया -6 - 2 दैट इज 8, माइनस का 8 एन स्क्वायर, और -8 + n माइनस का 8n, ये आ जाएगा हमारे पास में +8n, ये आ जाएगा हमारे पास में 8n स्क्वायर, जो कि अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल हो रहा है, वो 0 के बराबर आ रहा है। तो फाइनली हमारे पास आंसर इस डिटर्मिनेंट का कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। क्या यहाँ तक बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है? चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम सॉल्व दिस, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करो और सॉल्व करके बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा। तो इसमें अपन एक काम कर लेते हैं, इसमें से R1 और सॉरी R2 को और R3 को, R2 को हम R2 - R1 और R3 को R3 - R1 लिख देते हैं। तो देखो बेटा, ये रो ऑपरेशन लगाने के बाद में रिजल्टेंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्या हो गया हमारे पास में, ये आ गया 1 4 20 0 माइनस का 6 और 5 - 20 दैट इज -15। क्या ये फंडामेंटल समझ में आया सभी को? और इसी तरीके से 1 - 1 0 2x - 4 और ये हो गया 5x स्क्वायर -20। आई होप ये 0 के बराबर दिया हुआ है बच्चों। अब हमें यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करके दिखाना है। वैसे तो मैं बता दूं फैक्टर थ्योरम लगाना है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, कोई भी एक वैल्यू पुट करो जिससे ये कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो जाए। मैं तुमको बताता हूँ बच्चों, देखो जरा, अगर मैं यहाँ 2 पुट कर देता हूँ x की जगह, तो जरा डिटर्मिनेंट देखो क्या बनने वाली है। ये डिटर्मिनेंट बनने वाली है हमारे पास में, ये डिटर्मिनेंट बनने वाली है हमारे पास में 1 4 20। 2 अपने को यहाँ पुट करना है, 1 4 20, 1 - 2 5 और 1 4 20, यानी कि ये 0 बनने वाली है। इसका मतलब ये हो गया कि x - 2 इसका फैक्टर है। और अब कितने रोज हमारी सेम बन रही है, 2 रोज सेम बन रही है, तो इसका मतलब x - 2 ही इसका फैक्टर है, x - 2 का स्क्वायर या क्यूब नहीं है। तो अब हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। वैसे तो आंसर आ गया है कि हमारे पास x = 2 यानी कि x - 2 ही इसका एक फैक्टर है, बट इसको पूरा सॉल्व कर देखते हैं कि और भी कुछ फैक्टर जनरेट हो सकता है क्या। अच्छा सर, इसमें तो फिर एक काम करो ना, x = -1 भी पुट करने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड रो में इन R3। चेक करो सर, ये देखो 1 - 2 5 और यहाँ -1 पुट करेंगे ना, तो सेकंड रो और थर्ड रो भी सेम आ रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि x + 1 भी इसका एक फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम से डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट आ गया, एक तो x + 1 और एक x - 2 इसके फैक्टर बन के सामने आ गए। अब चेक करते हैं एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन से क्या रिजल्ट मिलता है, देखें एक बार। तो ये आ गया हमारे पास में रिजल्ट। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × -6 × 5x स्क्वायर -20 माइनस 2x - 4 × -15। ये 0 के बराबर दे रखा है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -30x स्क्वायर प्लस 120 और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस +30x और 60 माइनस का = 0। करेक्ट। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ ये हो रहा है -30x स्क्वायर और ये हो गया +30x और बच्चों क्या मिल रहा है, 120 - 60 दैट इज 60। अब इसको स्प्लिट, इस 30 को कॉमन लेके हटाते हैं और ये -30 कॉमन लेके हटाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ये आ गया बच्चों x स्क्वायर -x - 2 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x + 1x - 2 = 0, x - 2
एंड x + 1 इज़ द आंसर। और वही हमने पहले फैक्टर थ्योरम से बताया था। तो ये इसके जीरोज हो गए, x = 2 और x = -1। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? चलो है तो आप या तो इनको इंडिविजुअली एक्सपैंड करके भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप रो को कॉलम से, रो को रो से कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करके भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो। वही चीज वो बताने की कोशिश कर रहा है। अब वो कह रहा है कि इफ d1 इज अ डिटर्मिनेंट फाउंड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट d ऑफ ऑर्डर n बाय देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, देन d1 विल बी d टू द पावर n - 1। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो लेट सपोज कि यहाँ हमारे पास a b c, a1 b1 c1 ले लो, a2 b2 c2 ले लो और a3 b3 c3 ले लो, यस और नो? अगर इन एलिमेंट्स को, डिटर्मिनेंट के इन एलिमेंट्स को इनके कोफैक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, मान लो कि कोफैक्टर यहाँ आ गया c11 c12 c13 और c21 c22 c23 c31 c32 c33, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट होगी वो डिटर्मिनेंट एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट के पावर में चली जाएगी और वो क्या आ जाएगी? डिटर्मिनेंट की पावर n - 1, n ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट कहलाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आया? तो जो ये डिटर्मिनेंट आएगी d1, दिस विल बी लाइक दिस। और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमारे पास में। स्पेशल डिटर्मिनेंट, साइक्लिक डिटर्मिनेंट दे रखी, द एलिमेंट्स ऑफ द रो आर इन साइक्लिक अरेंजमेंट दिए हुए हैं, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। तो हमारे पास में ये रिजल्ट कैसे आएगा उसको चेक कर लेते हैं। तो मैं बताता हूँ बच्चों, एक काम करो, ए बी सी ए सी ए बी दे तो रखें, लेकिन अगर तीनों रो को अगर हम ऐड करते हैं, लेट सपोज ऐड r1 गोज टू r1 + r2 + r3 कर दो, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट कितनी आ जाएगी बच्चों? a + b + c, a + b + c, a + b + c। क्या सही लिखा मैंने? और यहाँ आ जाएगा सेकंड रो हो जाएगी BCA और ये हो जाएगा CAB। साइक्लिक फॉर्म में, मतलब साइक्लिक फॉर्म का मतलब होता है कुछ ऐसा, ABC, ABC, BCA, CAB। इसकी बात कर रहा है वो। अगर वो इसकी बात कर रहा है तो हम आगे देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से हमारे पास a + बच्चों अगर कॉमन आ गया तो रो में बच गए हैं 1 1 1 BCA और यहाँ बच गया है CAB। और ये डिटर्मिनेंट अब हम रो कॉलम रो ऑपरेशन लगा के इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a + b + c। यहाँ हम रो ऑपरेशन लगाएंगे नहीं, तो हम यहाँ लिख देते हैं R1, सॉरी, अब यहाँ हम ऑपरेशन की बजाय एक्सपैंड ही कर देते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? अब एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड करेंगे तो 1 × BC -a² आ गया, -1 × B² -AC आ गया, और लास्टली ये 1 जो बचा है हमारे पास में, उसमें हम AB - C² लिख सकते हैं। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? a + b + c, और ये बन गया हमारे पास में BC -a²। यस और नो? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? और ये क्या बन गया हमारे पास में? -b² + AC, और ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास में? ये बन गया है AB - C²। आई होप ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। तो इस साइक्लिक वैल्यूज़ की जो डिटर्मिनेंट है उसका रिजल्ट हमारे पास ये आ गया है। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कुछ आइडेंटिटी जैसा बन गया जो हमने बचपन में पढ़ा है बेटा। तो ये बन गया a² + b² + c² -ab - bc - ca बन गया है ना। और इसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है? या तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो a³ + b³ + c³ -3abc, या फिर आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, लिखो जो एक्चुअल में होता है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर।
क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? अब इसमें अपन एक क्वेश्चन आगे देखते हैं, फिर उसके बाद अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज क्रैमर्स रूल एंड हाउ इट हैज़ कम टू इन द एग्जिस्टेंस। किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्रैमर रूल को लिंक किया गया है। वो टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार क्वेश्चन देख लो बच्चों। क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेट प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। बिना एक्सपेंड किए अपने को ये प्रूफ करके दिखाना है कि a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इज द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं कलर एंड सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें इंटरचेंज करते हैं, रो कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं और हमारे पास ये रिजल्ट क्या बन जाता है, 1 a b c 1 b c a 1 c a b। क्लियर है? वी हैव चेंज दी रोज टू कॉलम। अब हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया है, तो हम एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम को सेकंड और थर्ड कॉलम में से माइनस कर देते हैं। C2 goes to C2 minus C1 and C3 goes to C3 minus C1। ये लिखने के बाद ज़रा थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। ये आ रहा है हमारे पास में 1 a b c 1 minus 1 0 1 minus 1 0, it is coming out to be b minus a, this is c minus a, this is ca minus bc and this is coming out to be ab minus bc। अंडरस्टूड है क्या बच्चों? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कोई फैक्टर जो है वो कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये फैक्टर क्या कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है हमारे पास 1 a b c। तो बच्चों देखो, अगर इस पर्टिकुलर एलिमेंट से मैं c कॉमन निकाल लूँ तो अंदर a माइनस बी मिल रहा है मेरे को, तो मैं लिखूँगा 0 b माइनस ए और माइनस का c कॉमन ले ले तो इसमें से आ जाएगा b माइनस सी। माइनस का c कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, b माइनस ए। यस सर नो? और यहाँ से 0 नेक्स्ट है c माइनस ए और इस पर्टिकुलर एलिमेंट से अगर मैं b कॉमन ले लेता हूँ माइनस का, तो ये बन जाएगा हमारे पास में c माइनस ए। यस सर नो? तो रिजल्ट आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट का। अब देखो बच्चों, इस कॉलम में से b माइनस ए कॉमन आ रहा है और इस कॉलम में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए और डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगी हमारी 1 a b c 0 1 माइनस 1 0 1 जस्ट अ सेकेंड 0 1। अच्छा माइनस 1 क्यों? ये तो भैया माइनस का c होगा ना, क्योंकि यहाँ बचेगा माइनस का c। अंडरस्टूड है? और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 और माइनस का b। ये हमारी डिटर्मिनेंट आ गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं a माइनस बी बी माइनस सी वाला रिजल्ट रह गया बस हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास में b माइनस ए सी माइनस ए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब C2 गोज़ टू C2 माइनस C3 करने वाले हैं हम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये आ गया हमारे पास में 1 a b c 0 1 माइनस 1 0 माइनस सी प्लस बी और ये बन गया है 0 1 माइनस बी। दैट्स ऑल। अब यहाँ से भैया b माइनस सी भी कॉमन आ रहा है, b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया हमारे पास b माइनस ए सी माइनस ए और b माइनस सी, ये बन जाएगा 1 0 0 a 0 1 b c 1
और माइनस बी। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? अगर ये सभी बच्चों को समझ में आ रही है बात, तो हम क्या कर सकते हैं अब इसके आगे? तो इसके आगे बच्चों अब कुछ नहीं बचता है। मैं अगर इसको एक्सपेंड करने जाऊँ, ज़रा सा देखना, सिंपल सा लॉजिक समझना, इस 1 के अबाउट अगर मैं एक्सपेंड भी करता हूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन तो ज़ीरो, और यही बचता है हमारे पास, बाकी एलिमेंट हमारे ज़ीरो हैं। तो ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 1 आ रहा है। वो कितना 1 आ रहा है? माइनस का 1 आ रहा है। तो ये -1 टाइम्स बी माइनस ए, सी माइनस ए, बी माइनस सी बच गया है। अब इस -1 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा? ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। दिस इज द आंसर। समझ रहे हो? ये दो एलिमेंट तो ज़ीरो है बच्चों, करेक्ट। एक्सपेंड होगा तो इस 1 के अबाउट होगा, और उसमें भी हमारे पास क्या है? 0 इंटू बी तो 0, और ये मिल रहा है माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू 1 -1 इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, आगे चलते हैं हम, हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। उसमें सबसे पहला कदम रखते हैं हम क्रैमर्स रूल पे। क्रैमर्स रूल कहाँ से आया, कैसे इसका सिग्निफिकेंस था, क्या इसका एग्जिस्टेंस है, कैसे इसकी थ्योरी डेवलप की गई, वो मैं पहले आपको समझाता हूँ। उसके बाद चलेंगे ये जो भी ट्री डायग्राम बना रखा है उसको देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जो कई बार अपन मैट्रिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, बट अब एक बार फिर से देख लो कि हम लेते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस। हम यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो लिखा था, जरा याद करना बच्चों, उससे हमने ये डेरिवेशन निकाल लिया था। या यूँ कहें कि हम सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से जो फंडामेंटल इसका निकाल पा रहे हैं, तो वो क्या निकाल पा रहे हैं? वो निकाल पा रहे हैं हम b1c2 माइनस b2c1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, और उसके बाद हम y जो निकाल पा रहे हैं वो क्या निकाल पा रहे हैं बच्चों? y निकाल पा रहे हैं माइनस का a1c2 माइनस a2c1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, करेक्ट है क्या? अब जरा ध्यान से देखना, अगर मेरे एक्स वाई का सॉल्यूशन अगर मुझे एग्जिस्ट करवाना है, तो एक ही केस है जो सबसे पहले एलिमेंट्री तौर पे मुझे उसको कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म ये करना होगा कि ये जो वैल्यू है बच्चों, अगर मैं बात करूं, ये जो वैल्यू आप लोगों को दिख रही होगी जो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, समझ रहे हो? ये जो वैल्यू है दोनों, ये नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है अगर हमें एक सोल्यूशन चाहिए। एटलीस्ट इफ़ वी रिक्वायर वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन इफ़ आई से, तो ये दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए, तब तो ये लाइन से इंटरसेक्टिंग होंगी और हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो उस केस में क्या होना चाहिए भैया? उस केस में होना चाहिए हमारे पास, उस केस में a1b2 वो माइनस a2b1 ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब ये क्या है, ये ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूं तो ये है हमारे पास a1 b1 a2 b2, और ये वेरिएबल की मैट्रिक्स होगी xy, और ये कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स होगी c1 c2, वो भी माइनस के। वो भी हमारे पास माइनस c1 माइनस c2, दो कोफिशिएंट की, एक कोफिशिएंट की मैट्रिक्स हो गई 2/1 की। क्लियर है चीज़? अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो यही हमारे पास में लीनियर इक्वेशन आएगी। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करेंगे और कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट दीज टू इक्वेशंस, करेक्ट है। अब जरा ध्यान से देखना कि a1b2 और माइनस a2b1 एक्चुअली है क्या? a1b2 a2b1 आपका डिटर्मिनेंट है, और वो डिटर्मिनेंट है 2/2 का, और वो डिटर्मिनेंट है एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली मेन डी है जो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या ये फंडामेंटल सभी को समझ में आया? अब क्रैमर यही कहता है कि अगर आपको यूनिक सोल्यूशन, और मतलब यूनिक सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन दिखानी है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। किसका कोफिशिएंट? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, वो जीरो नहीं होना चाहिए।
क्या ये बात समझ में आई? उसी के बाद अब फिर ये कहता है कि चलो मान लो, चलो यूनिक सोल्यूशन नहीं, एटलीस्ट वन सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी चलेंगे आपको, तो उस केस में फिर A1 B2 यानी कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो तो हो सकता है, बट जो दूसरी डिटर्मिनेंट है वो भी आपको फिर ज़ीरो करनी पड़ेगी, यानी कि ये आपको 0/0 फॉर्मेट बनाना पड़ेगा फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या समझ में आई कि नहीं ये बात बच्चों? इज इट क्लियर? अगर आपको इन्फिनाइट सोल्यूशन चाहिए मतलब 0/0 बनाना पड़ेगा, इसका मतलब कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स भी ज़ीरो करनी पड़ेगी, और ये जो हमारा है B1 C2 B2 C1 और A1 C2 A2 C1 ये भी आपको ज़ीरो बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए हमारे पास ये क्या, कौन से डिटर्मिनेंट आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारे पास में, एक्चुअली ये डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारे पास में, बताता हूँ। जब हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, अगर जब बात कर रहे हैं हम लीनियर इक्वेशंस की, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, यस और नो? अगर ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमें दे रखी है, तो पहली बात तो इफ आई वांट इंटरसेक्टिंग लाइन, लेट्स सपोज intersecting lines or we can say unique solution, उस केस में तो 100% है, दो केसेस बनेंगे फटाफट से। वो क्या बनेंगे, वो एक तो ये बनेंगे कि ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाए, अब सर ये नया वर्ड क्या आ गया, और एक ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाए। सर ये नए वर्ड क्या आ गए, कहने का मतलब 0 0 इज द सोल्यूशन और नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। क्या ये फंडामेंटल सभी को समझ में आया? अगर 0 0 सोल्यूशन बनाने भैया तो न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाए, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में वो एक ही वजह से पॉसिबल है कि जो मेरा डी है कोफिशिएंट, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट, दैट ऑफ कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट हैज़ टू बी नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा उसको, तभी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। अब इंटरसेक्टिंग में भी आप चाहते हो कि नहीं वो तो ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब 0 0 सोल्यूशन होना चाहिए, तो 0 0 के केस में आपका A1, आप खुद देख लो बच्चों कि अगर मेरे को 0 0 सोल्यूशन बनाना है तो ये भी B1 C2 इज इक्वल टू यानी कि -B2 C1 0 हो जाना चाहिए फिर उस केस में, क्योंकि आपका x क्या था, x आपका यही तो था। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? इसको तो हमने नॉन ज़ीरो बता ही दिया, ये ज़ीरो हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ ये ज़ीरो अगर हो गया अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो हमारे को 0,0 सोल्यूशन मिल जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएंगे। क्लियर है चीज़? तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया B1 C2 माइनस B2 C1 0 होने का मतलब क्या है, ये भी तो ट्रू ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। सेकंड ऑर्डर अगर डिटर्मिनेंट है तो कौन से सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, ये है B1 B2 C1 C2 वाली डिटर्मिनेंट। अब वो इसको 0 बना रहा है, और इस केस में A1 A2 C1 C2 को 0 बना रहा है। तो कहने का मतलब ये तो नॉन ज़ीरो हो, ये तो नॉन ज़ीरो हो यूनिक सोल्यूशन के लिए, और x के केस में इसको बोलेंगे D1 और y के केस में इसको बोलेंगे D2। तो हमारे D1 D2 0 हो जाए, D 0 ना हो तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। क्या ये बात फंडामेंटल समझ में आया? भाई मेरे को 0,0 यानी कि ओरिजिन इसका सोल्यूशन चाहिए ना, ओरिजिन तो सोल्यूशन तभी बनेगा जब B1 C2 माइनस B2 C1 0 हो जाए, A1 C2 माइनस A2 C1 भी 0 हो जाए, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 आएगी। क्लियर है चीज़? क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? तो हमारे पास में ये डिटर्मिनेंट 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात इतनी सी है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं,
या तो नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट या फिर सोल्यूशन कंसिस्टेंट। क्या ये बात सभी को समझ में आती है? कंसिस्टेंट के दो फिगर, दो ब्रांचेस बन जाती है, दो डायग्राम बन जाते हैं। एट कंसिस्टेंट होता है एटलीस्ट वन सोल्यूशन बच्चों। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक सोल्यूशन तो जरूर हो। अब वो एक सोल्यूशन किस तरीके से, या तो ये वो इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर वो इन्फिनिट सोल्यूशन। इन्फिनिट सोल्यूशन उस केस में न्यूमरेटर भी जीरो डिनोमिनेटर भी जीरो। तो उस केस में यूनिक, अगर ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए यूनिक सोल्यूशन के केस में, जैसा कि मैंने अभी उस पर व्हाइट बोर्ड पे बताया था, तो भैया ऑल वेरिएबल जीरो इज द ओनली सोल्यूशन, यानी कि x भी जीरो हो y भी जीरो हो तो उसको ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जीरो कॉमा जीरो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, जीरो कॉमा जीरो फॉर लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल एंड सो ऑन फॉर मल्टी वेरिएबल। अब वो कह रहा है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यानी कि नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन के केस में एटलीस्ट वन नॉन जीरो वेरिएबल सेटिस्फाई द सिस्टम। कहने का मतलब एक वेरिएबल नॉन जीरो होना जरूरी है, तभी वो नॉन ट्रिवियल यानी कि नॉन जीरो सोल्यूशन की कैटेगरी में फॉल करेगा। अच्छा, इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑलरेडी बता दिया मैंने कि जो डिटर्मिनेंट अभी हमने पीछे देखे थे बोर्ड पे, उसमें अगर D1 भी ज़ीरो, D2 भी ज़ीरो और कोफिशिएंट की मैट्रिक्स भी ज़ीरो, तो उस केस में मेरे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। और कहने का मतलब जीरो बाई जीरो सिचुएशन बन जाएगी और वो इनफाइनाइट सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्यों। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आप ये पढ़ के आ चुके हैं। ये होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए बराबर। ये बराबर होंगे तो ही हम कह पाएंगे कि इनसे जो डिटर्मिनेंट मिलेगी वो मिलेगी कोएफिशिएंट वाली, करेक्ट। इन दोनों से जो डिटर्मिनेंट मिलेगी वो मिलेगी x वाली डिटर्मिनेंट, x का सोल्यूशन निकालने वाली डिटर्मिनेंट। और इससे जो डिटर्मिनेंट मिलेगी वो मिलेगी हमारी y का सोल्यूशन निकालने वाली डिटर्मिनेंट। तो ये तीनों अगर जीरो यानी कि तीनों यानी कोफिशिएंट x और y की डिटर्मिनेंट 2/2 के अंदर, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर अगर मेरा जीरो बन जाता है तो मैं उसको क्या बोलूँगा बच्चों, इनफाइनाइट सोल्यूशन सिचुएशन बोलूँगा। और वो हो जाता, वो भी एक तरह का कंसिस्टेंट सिस्टम ही होता है। क्लियर है चीज। लास्ट आता है इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन हम क्या जानते हैं, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन लिख सकते हैं A1/A2 वो तो B1/B2 के बराबर हो जाए, बट C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब ये हो गया कि भैया D1 और D2 दोनों ही नॉन जीरो हो बट कोफिशिएंट की मैट्रिक्स जीरो हो जाए, यानी कि लाइंस क्या हो जाए, पैरेलल, पैरेलल लाइंस हो जाए बच्चों। क्या हो जाए, पैरेलल लाइंस हो जाए। समझ में आ रही है, लाइंस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? ये क्रैमर रूल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से इस तरीके से पिक किया गया है। कंसिस्टेंट इक्वेशंस, डेफिनेट एंड यूनिक सॉल्यूशन बता दिया कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, या तो लाइंस कोइंसिडेंट हो या फिर लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, यानी कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। और अगर एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। और अगर मेरा तीनों ही डी जीरो हो गए तो वो जीरो बाई जीरो सिचुएशन हो जाएगी। उस केस में मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट यानी कि इनफिनिट सोल्यूशन को अप्रोच करेगा बच्चों। क्या ये बात क्लियर है? अब वो कहता है इनकंसिस्टेंट, बता दिया मैंने, जब दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। डिपेंडेंट इक्वेशन, ऑब्वियसली जब लाइन कुछ इस तरीके से लिखी हुई हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, तो मेरा ये सोल्यूशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कोइंसिडेंट है, यानी कि 1/2 और ये -1/2, ये हमारे पास में तीनों जो कोफिशिएंट के रेशियो हैं एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के लिए वो बराबर आ रहे हैं। यहाँ डी भी ज़ीरो हो गया है, यहाँ D1 भी ज़ीरो हो गया है और यहाँ D2 भी ज़ीरो हो गया बच्चों। हो गया कि नहीं हो गया है? तो इसका मतलब जीरो बाई जीरो सिचुएशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन को अप्रोच। और हमारी इनफाइनाइट सोल्यूशन को अप्रोच, तो उस केस में ये डिपेंडेंट क्यों हो गया वो भी बता देता हूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूँ तो अल्टीमेटली ये एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यस और नो? इफ आई डिवाइड बाई 2 इन दिस एंटायर इक्वेशन तो आई विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यानी कि कुल मिला के बात घुमा फिरा के यही हो गई कि ये हमारी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो y की वैल्यू x के ऊपर और x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। इसलिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइंस के केस में ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिपेंडेंट कहलाता है। क्या ये फंडामेंटल क्लियर है? चलो आगे चलते हैं।
ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल की सिचुएशन में क्या होगा सर? बिल्कुल इंडक्शन से वही होगा जो हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा है, वही लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को भी होल्ड करेगा। सबसे पहले बच्चों देख के बताओ, ये रही मेरी डिटर्मिनेंट जो कि कोफिशिएंट की है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स के डिटर्मिनेंट क्या है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं, तो मैं लिख सकता हूँ ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ये तो मेरे पास में मैट्रिक्स हो गई है कोएफिशिएंट की, और इसी तरीके से मैं मैट्रिक्स लिख सकता हूँ वेरिएबल की। और इसी प्रकार से मैं अगर लिखना चाहूँ इन द सिमिलर वे, इफ आई वांट टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, then I can write it likewise this. I hope this thing is very much clear to all the students and you are getting the better aspect of this result particular. अब ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स हो गई, ये वेरिएबल की मैट्रिक्स हो गई, ये कांस्टेंट टर्म्स की मैट्रिक्स हो गई। इनको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वेट करेंगे। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। तो बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलने वाला है? 3/1 की वो मैट्रिक्स मिलेगी जिसके अंदर हमारे पास में लीनियर इक्वेशन का ये एक्सप्रेशन आ रहा होगा। क्या ये बात सही है, समझ में आ रही है? आप चाहो तो इक्वल टू के उधर भी d1 d2 d3 रख सकते हो, चाहो तो इधर लाके भी प्लस का d1 d2 d3 अपने पहले से ही रखें तो अगर यहाँ ये d1 ये d2 और ये d3 इधर आके इधर प्लस के रहे होते तो हमारी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स जो कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स है वो इस तरीके से होगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके हिसाब से भी लिखी जा सकती है। तो फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा कि इसके अंदर दे रखा है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? चलो बच्चों ठीक है, यहाँ तक सभी को अंडरस्टूड हो गया होगा। तो अब सिंपल सा लॉजिक, मैं प्रीवियस वाली सिचुएशन याद दिला देता हूँ, उसी के हिसाब से जरा सोचते जाना। जब हमने लिखा था लीनियर इक्वेशन इन 1-2 वेरिएबल के लिए, तो हमने क्या लिखा था बच्चों? हमने कुछ ऐसा लिखा था कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम सर ऐसे लिख सकते हैं। यस और नो? ये है मेरा डी डिटर्मिनेंट, इसका कोफिशिएंट की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दैट इज a1 b1 a2 b2। ये मेरा d1 क्या होगा? d1 होगा मेरा b1 b2 c1 c2 और d2 हो जाएगा मेरा a1 c2 a1 a2 c1 c2। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? बट उस केस में जो डिटर्मिनेंट होती है वो उसके आगे माइनस बाहर निकलता है, तो हम उसको रेक्टिफाई करके ये लिख देते हैं कि बच्चों इसको इसकी ऐसा लिखने की बजाय आप इसको लिख लो c1 a2 c1 c2 a1 a2। यस सर नो? कुल मिला के बात ये आती है समझ में हमारे। तो अंडरस्टूड से ये होता है कि जब अगर मेरे को x निकालना होगा तो मैं d1/d लिखूंगा, और y निकालना होगा तो मैं इसको लिखूंगा d2/d। यस सर नो? सिंपल सा लॉजिक। इससे मेरा सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा, और वहाँ से अब मैं इसी से मैं वो ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट की बात करता हूँ। ये दोनों जीरो, ये दोनों नॉन जीरो, d1 इज नॉट, d1 अगर ज़ीरो, d2 अगर ज़ीरो और d ज़ीरो नहीं है तो ये यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। d1 अगर ज़ीरो, d2 भी ज़ीरो और d भी ज़ीरो तो ये लाइन पैरेलल्स हो जाएंगी। बट अगर मेरा d ज़ीरो नहीं है और d1 और d2 भी ज़ीरो नहीं है तो फिर ये ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशंस होंगे बच्चों। क्या होंगे ये होंगे यूनिक सॉल्यूशन। बट ये यूनिक सॉल्यूशन होंगे ट्रिवियल मतलब ज़ीरो, और ये होंगे नॉन ट्रिवियल यानी कि नॉन ज़ीरो।
0 सॉल्यूशंस, ओरिजिन एज सॉल्यूशन, बेटर तो ये होगा ओरिजिन एज सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन। सेम यही फंडामेंटल अगर हम बात कर लें तो सेम अगर हम इसकी बात करें, ये भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, D1 D2 D3 C1 C2 C3 A1 A2 B1 B2, हाँ सही है। तो जो जैसे मान लो अगर मेरे को x निकालना है तो x के कोफिशिएंट गायब होंगे, y निकालना है तो y के कोफिशिएंट गायब होंगे, z निकालना है तो z के कोफिशिएंट गायब होंगे। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जिस तरीके से अप्रोच की गई थी डेरिवेशन की, बिल्कुल वही डेरिवेशन अप्रोच है और कुछ नहीं है बच्चों। बहुत सिंपल से तरीके से समझा रहा हूँ मैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब वो कहता है, बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए क्योंकि यूं ही समझ लो कि अगर मेरे को यूनिक सोल्यूशन चाहिए, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है बच्चों, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो दो तरीके से हो सकती है, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रही होंगी या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रही होंगी, मतलब या तो ओरिजिन एज सॉल्यूशन दे रही होंगी या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि उस केस के अंदर डी, तो जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है बच्चों, जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है वो तो कंफर्म है कि वो ज़ीरो नहीं होगी। अब ये तो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए 100%, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद बाकी अगर D1 D2 D3 आपके ज़ीरो हो गए तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन को अप्रोच करेगा, और ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब ओरिजिन एज सॉल्यूशन। और अगर D1 D2 D3 इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है, इनमें से कोई भी ज़ीरो अगर नहीं है, इनमें से अगर कोई भी ज़ीरो नहीं है तो वो यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें आप इनकंसिस्टेंट की कंडीशन को भी देख लेते हैं। अच्छा, कंसिस्टेंट के अंदर कोइंसिडेंट लाइंस भी होती हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन का केस क्या बन जाएगा? D0 D1 भी ज़ीरो, D2 भी ज़ीरो और D3 भी ज़ीरो। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोइंसिडेंट सिस्टम को, कोइंसिडेंट सिस्टम और डिपेंडेंट सिस्टम। क्योंकि जो कोइंसिडेंट होगा उसमें फिर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली समझाया था, जैसे x + y = 1 2x + 2y = 2, उसमें से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल, दोनों लाइनें एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उससे क्या पता चल रहा है कि एक्चुअली एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे वैल्यू के लिए डिपेंड कर रहा है। तो वो सिस्टम क्या बन जाता है? डिपेंडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? डिपेंडेंट सिस्टम बन जाता है। वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे तो वो सिस्टम डिपेंडेंट होता है, और वो कौन होता है? कोइंसिडेंट सिस्टम, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए, 0/0 सिचुएशन बन जाए। क्या बन जाए बच्चों? 0/0 सिचुएशन। क्योंकि x यहाँ हमारे पास क्या होगा? वो D1/D होगा सर। x y क्या होगा बच्चों? y हमारे पास D2/D होगा सर। और मेरे पास में z क्या होगा बच्चों? z होगा D3/D। तो अब D तो जीरो नहीं होना चाहिए ना यूनिक सोल्यूशन लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। हाँ, इनफाइनाइट सोल्यूशन अगर मेरे को चाहिए तो उस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में D भी जीरो और D1 D2 D3 भी जीरो, करेक्ट। तो उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन, और वी आर गेटिंग द कोइंसिडेंट लाइंस, डिपेंडेंट सिस्टम। क्लियर है? अब एक सिचुएशन और आती है, वो एक सिचुएशन क्या है वो दिखा देता हूँ मैं। लिखा हुआ ये, इफ D इज नॉट जीरो एटलीस्ट वन सोल्यूशन यू विल गेट। उसमें भी दो सिचुएशन है। अगर D1 D2 D3 जीरो हो गया है, नॉन जीरो है, तो यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन यानी कि यूनिक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस मिलेंगे। ये रहा। अगर D जीरो हो गया, D1 D2 D3 तीनों ही जीरो हो जाए, तो फिर वो ओरिजिन एज सोल्यूशन गेट होगा, और उस सिचुएशन में हमारे पास में ट्रिवियल सोल्यूशंस हो जाएंगे। D1 D2 D3 सारे ही जीरो हो गए तो भी ये सिस्टम कंसिस्टेंट ही होगा, और उस केस में हमें क्या मिलने वाला है? कोइंसिडेंट सिस्टम, डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आ जाओ आगे चलते हैं। नोट दैट इन केस D1 D2 D3 आर नॉट इक्वल,
उस केस में D1 D2 D3 नो इक्वल नहीं है और D1 D2 D3 इक्वल टू 0, बट दीज थ्री इक्वेशन रिप्रेजेंट थ्री पैरेलल प्लेन्स ऑल्सो। जब क्या होता है कि हमारे पास में कैपिटल D चारों ही 0 हो जाते हैं, तो हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो भी इसी तरह की होती है, a1x प्लस b1y प्लस c2z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन भी हमारे को हमारी प्लेन को ही रिप्रेजेंट करती है, और प्लेन को रिप्रेजेंट करती है तो उसमें अगर d 0 हो जाते हैं तो पैरेलल प्लेन्स को भी रिप्रेजेंट करती है। क्या ये बात फंडामेंटल सभी को समझ में आता है? अब आगे देखो, इफ d इज इक्वल टू 0 बट एटलीस्ट वन ऑफ द d1 d2 d3 इज नॉट 0, तो बस लाइंस पैरेलल होगी, सॉरी, और वहाँ हमें नो सोल्यूशन की सिचुएशन मिलेगी बच्चों। क्या मिलेगी? नो सोल्यूशन की सिचुएशन मिलेगी। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 हो जाती है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है बच्चों? जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाती है? 0। आप खुद देखो, मैं इसको ऐसे लिखता, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल टू 0। उस केस में अगर मेरा ये, उस केस में मेरा ये कांस्टेंट वाला पार्ट अगर 0 हो जाता है, कांस्टेंट वाला पार्ट अगर मेरा 0 हो जाता है तो मैं क्या बोलूँगा, यानी कि d1 भी 0 हो जाए, d2 भी 0 हो जाए, d3 भी 0 हो जाए, तो ये इक्वेशन बची हुई, ये बची हुई इक्वेशन क्या बन जाएगी? होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। ओरिजिन उसका सोल्यूशन होगा। वो आगे बोल भी रहा था, सिस्टम हैव ऑलवेज पॉसेस एटलीस्ट वन सोल्यूशन, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, which is called trivial solution, मतलब origin as solution. This system is always consistent. ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा। अब आगे वो d चेक करने के लिए बोल रहा है, अगर d 0 तो या तो कंसिस्टेंट इनफाइनाइट होगा या फिर हमारे पास में लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, और अगर ट्रिवियल सोल्यूशन है तो कैपिटल D 0 नहीं होना चाहिए, और उसमें भी d1 d2 d3 अगर 0 हो गए तो यूनिक सोल्यूशन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। अदरवाइज d1 d2 d3 भी 0 नहीं है और d भी 0 नहीं है तो वो यूनिक नॉन जीरो यानी कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे बच्चों। क्या ये फंडामेंटल क्लियर है? नोट दैट इफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ओनली 0 सॉल्यूशंस फॉर ऑल इट्स वेरिएबल देन द गिवन इक्वेशन हैज सेड टू बी ट्रिवियल। हाँ ठीक है, वो ओरिजिन है सॉल्यूशन हो जाएगा। A3 is always consistent, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर तीन लाइनें, देर आर थ्री लाइन्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम ये देख चुके हैं, अगर तीन लाइनें, थ्री लाइन्स पासेस थ्रू अ पॉइंट तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो जाता है, और कॉन्करेंसी की कंडीशन ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके थे, तो उससे यही आएगा अगर ये कॉन्क्यूरेंट हैं तो। क्या ये फंडामेंटल समझ में आया सभी बच्चों को? आगे चलो, बना चुके हैं, कॉन्करेंसी की कंडीशन यहाँ आ गई है, आगे आते हैं। हाँ, कोनिक सेक्शन में जब हमने जनरल कोनिक का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनना है, अगर इसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनना है तो उसका कंडीशन एक ही है, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0, और वो एक्चुअली इसी डिटर्मिनेंट से आता है जो कि सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। वो कैसे डिटर्मिनेंट है बच्चों? सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस डिटर्मिनेंट के अबाउट एच जी एफ और प्रिंसिपल डायगोनल हो गया हमारा ए बी सी, और इसको निकालना है तो कुछ नहीं है, ए एच जी लगाओ, एच बी एफ लगाओ, ऐसे मल्टीप्लाई करो और फटाफट से आंसर निकाल लो। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब उसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। वो क्या है? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो क्या ये एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है?
ये कैसे डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें x1 x2 x3 फर्स्ट एलिमेंट है और हम ये कह सकते हैं y1 y2 y3 सेकेंड एलिमेंट है और 1 1 1 थर्ड एलिमेंट है। आप कैसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा क्योंकि उनके आगे क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है बच्चों। क्या लगा हुआ है उसके आगे, मॉड लगा हुआ है। इज इट अंडरस्टूड? मॉड लगा हुआ है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट्स इट। क्या ये फंडामेंटल क्लियर है सभी को? चलो आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी समझा देते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मैं थोड़ा रो को कॉलम में, कॉलम को रो में ट्रांसफॉर्म, रो कॉलम इंटरचेंज कर लेते हैं। रो कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा x y1, या बिना करे भी आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। वो कैसे करेंगे आप, उसके लिए कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ। C3 नॉट C3 R3, रो 3 में से हम रो 1 को माइनस कर देंगे और रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देंगे। तो रो 1 तो एज इट इज रहने दो, ये बन गई XY1। अब रो 3 में से या रो 2 में से हमें क्या माइनस करना है, रो 1 माइनस करना है, तो x1 माइनस x1 माइनस x, ये बन जाएगा y माइनस y1 माइनस y, ये बन जाएगा 0। थर्ड एलिमेंट ये भी हमारे पास 0 आएगा। x2 माइनस x, ये बन जाएगा हमारे पास y2 माइनस y, और ये हमारा इक्वल टू 0 है। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखो थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे, है ना। थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट क्या है, ये हो गया 1 3, यानी कि 1 3 यानी कि पोजीशन क्या हो गई हमारे पास में, पॉजिटिव। बाकी दो एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं बचेगा, क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग C3। तो यहाँ से 1 इंटू क्या बन जाएगा बच्चों, 1 इंटू बन जाएगा x1 माइनस x इंटू y2 माइनस y माइनस x2 माइनस x मल्टीप्लाई बाय y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। क्योंकि बाकी एलिमेंट तो यहाँ वैसे भी 0 आ रहे हैं हमारे पास में, तो उनका तो कोई सिग्निफिकेंस वैसे भी नहीं बचने वाला। अल्टीमेटली अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं देख लेता हूँ कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। यहाँ से हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है x1 y2 माइनस x1 y इज इक्वल टू सॉरी माइनस x y2 प्लस xy माइनस x2 y1 प्लस x2y माइनस माइनस प्लस xy1 माइनस 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 xy इज इक्वल टू 0। चेक करो बच्चों, x1 y2 x1 y माइनस x y2 माइनस माइनस प्लस xy। अब देखो x2 y1 बट माइनस बार, x2 y माइनस का माइनस माइनस प्लस, माइनस xy1 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया xy। कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास में देखो कांस्टेंट टर्म्स बचेंगी, एक तो x1 y2 और एक x2 y1। नाउ व्हाट वी विल गेट, हमारे पास में कुछ y की टर्म्स बचेंगी, कुछ x की टर्म्स बचेंगी। देखते हैं वो टर्म्स क्या क्या है हमारे पास में। हमारे पास में x की टर्म्स आ रही है, एक तो xy1, एक तो आ रही है xy1, एक xy1 आ रही है, और एक हमारे पास आ रहा है xy2। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं xy1 माइनस xy2। कुछ हमारे पास में y की टर्म्स भी बची हैं, y की टर्म्स ये रही एक तो, और एक ये रही हमारे पास में x2y माइनस x1y
और कुछ कांस्टेंट टर्म जो बची है वो हम लिख लेते हैं x1 y2 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचता है y1 माइनस y2। यहाँ से y कॉमन निकाल लेते हैं, ये बचता है x2 माइनस x1। और यहाँ से हमारे पास में अगर मैं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसको लिख सकता हूँ x1 y2 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू 0। अब ज़रा ध्यान से देखो कि ये तो एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू है, और जो मेरा ये इक्वेशन सामने आ रही है उस इक्वेशन में x और y लीनियर वेरिएबल्स है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं हुई? अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई है तो मैं क्या कह सकता हूँ, आ जाओ नेक्स्ट, मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये सिस्टम ऑफ डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को क्लियर है? चलो आ जाओ बच्चों आगे। फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका नेचर क्या होगा? क्या ये कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी? कंसिस्टेंट भी होगी तो क्या ये इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट सिस्टम ऑफ इनफिनिट सॉल्यूशन बनाएगी? तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट डी निकालते हैं, कैपिटल डी कितना आ रहा है 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में 2 3 4, फिर आ रहा है 3 4 5। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो भी हमारे पास में इक्वेशन आ रही है वो सॉरी डिटर्मिनेंट जो भी हमारे पास में आ रही है, जो भी, अब चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ रही है वो डिटर्मिनेंट क्या ज़ीरो बनेगी? तो क्या इसके लिए मुझे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना पड़ेगा? चेक कर लेते हैं। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus 2R1। यस सर नो? R2 goes to R2 minus R1 करेंगे सीधा ना, और R3 goes to क्या करेंगे माइनस 2R1 करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, चेक करते हैं कितना आता है आंसर। आंसर क्या आता है चेक कर लेते हैं। 1 2 3 तो एज इट इज रखेंगे, R2 में से R1 यानी कि 2 1 1 3 2 1 4 3 1, R3 माइनस 2R1, तो 2 टाइम्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 माइनस 2 इज़ 1, 4 माइनस 2 इज़ 0 एंड 5 माइनस 6 इज़ माइनस 1। यस सर नो? बस ये है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया इससे, रेस्ट और वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एल्स। तो अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या बन जाएगा, ये 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 0, माइनस 2 इज़ कमिंग आउट टू बी माइनस 1 एंड प्लस 3 इज़ कमिंग आउट टू बी 0 एंड माइनस 1। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास में, -1 माइनस प्लस 4 एंड -3, डिटर्मिनेंट इज कमिंग आउट टू बी 0। लो पहले ही आ गया हमारे पास में ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दीज पर्टिकुलर कोफिशिएंट्स दी ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कमिंग आउट टू बी 0। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब दो सिचुएशन हो गई, या तो इनफिनिट सॉल्यूशन वाली पेयर ऑफ सॉरी ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वेशन है, या फिर ये हमारी पैरेलल लाइंस है। तो चेक कर लेते हैं कि D1 D2 D3 इनमें से क्या सिचुएशन है। अगर इनमें से कोई एक भी 0 हो गया और तो हमारे सिचुएशन में ये शामिल हो जाएगा कि ये एक लाइंस पैरेलल लाइंस का सिस्टम है। वो देख लेते हैं कैसे। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल के देखता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ x के कोफिशिएंट छोड़ देते हैं और D1 D2 D3 को इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ तो वैसे भी D1 D2 D3 में D3 0 ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 3 0। ये है हमारे पास 1 3 0। यहाँ से मिल गया हमें 2 3 4, ये मिल गया 3 4 5, यानी कि हम D1 चेक कर रहे हैं बच्चों x के लिए। किसके लिए? x के लिए। अगर x के लिए चेक करें तो 1 3 0
2 3 4 3 4 5, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। एक्सपेंड नहीं करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ लिख लो 1 3 0 2 3 4, मल्टीप्लाई करो 1 3 5 15 2 4 0 0 3 3 9 4 36 0 3 3 0 4 4 1 यानी कि 16 5 3 15 2 30। देखते हैं सिस्टम क्या बन रहा है हमारे पास। ये आ रहा है 46, ये लो एक नॉन ज़ीरो आ गया भैया। 51 माइनस 46 इज कमिंग आउट टू बी 5। रेस्ट ऑफ ऑल निकालने की जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ सिस्टम इज व्हाट, नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस टाइप सिचुएशन बन रही है। तो D2 भी देख लो, तुम्हारी इच्छा हो तो D2 में क्या दिक्कत है, D2 अभी निकल जाएगा पर फटाफट। दैट इज 1 2 3, ये हो गया 1 2 3। नेक्स्ट 2 3 4 की जगह हम रखेंगे 1 3 0 और नेक्स्ट आ जाएगा 3 4 5। तो सिस्टम हमारा क्या बन रहा है, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 1 3 0। तो सोल्यूशन आ गया 1 3 5 15 1 4 3 12 0 माइनस 3 3 9 3 27 0 10। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 27 और 10 37 और ये 27 और 37 माइनस हो रहा है, आंसर आ रहा है 10। इसका मतलब 100% है कि ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है। D1 इज़ नॉट इक्वल टू D1 इज़ नॉट इक्वल टू D0, D2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, D3 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड D इज़ इक्वल टू 0। उस सिचुएशन में पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। चलो बच्चों, आज इतना ही। आज जितना भी आपको पढ़ाया गया है उस सबको रिवाइज करिएगा। कॉन्सेप्ट्स जो अगर आपको नहीं क्लियर हुए हों तो उसे रिवाइंड करके वापस देखिएगा। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस जो आपको समझाए गए हैं, उन क्वेश्चंस को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना उसको लर्न करेंगे, यू विल गेट द बेटर कॉन्सेप्ट्स, बेटर क्लैरिटी ओवर देयर। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले कॉन्सेप्ट में फिर आएंगे अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों।